पुंछ की लीडरशिप थी वो गायब थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी वो गायब थी। किसी भी लीडर को हमने बाहर नहीं देखा, हालांकि उनमें आप भी आते हैं, आपको भी नहीं देखा गया कि उस नफ्सो नफ्सी के आलम में आप भी लोगों की तरह भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। लेकिन कुछ लोग तब भी थे बाहर जो लोगों को इवैक्यूएट करवा रहे थे, जो लोगों की जानें बचाने की कोशिश करने का। या तो ये समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि हालात एकदम से बिगड़ जाएंगे। मुझे लगता है किसी को भी इस चीज का अंदाजा जो है कि वो नहीं था। यहाँ जहां एक तरफ इतनी डेडिकेशन एक नर्स दिखा रही है, क्या उस तरीके का पेन वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ले सकती? सितम जरीफी ये कि पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सायरन कहीं नहीं बजा लोगों को अलर्ट करने के लिए। 3-4 दिन अगर लगातार शेलिंग हो रही है, सायरन कहीं नहीं है। अब अगर हम ये भी कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं था, ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि मॉक ड्रिल का जो प्रोसेस था वो भी शुरू होने वाला था शेलिंग से दूसरे दिन 4 बजे के करीब। और वहीं पर हॉस्पिटल के ऊपर रेड क्रॉस क्रिसेंट भी लगा दिया गया था, जो कि एक निशानी है, सिंबल। यानी कि पुंछ के लोगों की जिंदगियां मायने बिल्कुल नहीं रखती हैं। कहाँ रखती हैं? कहाँ रखती है? जिंदगियां मायने रखती होती तो यहाँ पे बाहर से जहाँ पे भी कहीं होती है। श्रीनगर में आज राजनाथ सिंह जी गए तो पुंछ में भी आ सकते थे। उमर साहब को यहाँ पे 2-3 दिन का वक्त निकाल के आना चाहिए था, जहाँ पे वो हर घर में जाते, हर घर का दुख दर्द देखते और चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट भी। पुंछ के अंदर 7 तारीख से 10 तारीख तक एक कयामत बरपा थी। पुंछ के लोगों पर ये 7 से 10 तारीख तक ये रातें और दिन ऐसे गुजरे हैं कि मानो के महशर का एक आलम हो। इतनी तबाही हुई है पाकिस्तान की जानिब से, जितनी जो शेलिंग हुई है उसमें लोगों का ज़िया हुआ है, लोगों का इमलाक जो है वो ज़ाया हुए हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इंतज़ामिया ने क्या किया, सरकारें क्या कर रही हैं, या फिर वो लीडरान जो लोगों ने चुनकर असेंबली में भेजे थे और लोगों को यकीन था कि वो हमारे हक में बात करेंगे, हमारे पास आएंगे, हमें इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि जो नुकसान आपका हो गया है हम आपके साथ हैं, उन्हें हौसला देंगे। इस वक्त पुंछ के अंदर क्या कुछ हालात हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए रियाज नाज मौजूद हैं। रियाज नाज जी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी। लोगों का जो रहनुमा होता है वो सिर्फ चंद लोगों के लिए होता है, कुछ ही लोगों के लिए होता है, या पूरी आवाम के लिए होता है? साइमा जी, आपका जो ये सवाल है तो इसका यही जवाब है कि रहनुमा जब बन जाता है तो वो किसी मखसूस का नहीं रहता। वो सब लोगों का, जो भी लोग उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में या उनके इलाके में रहते हैं, तो उन रहनुमाओं की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी राय को एक नज़र से देखें और सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करें। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि शाहपुर में आज भी मौजूद थी, और शाहपुर के लोग जो हैं वो बहुत दुखी हैं? एक तो उन पर कयामत बरपा हुई है, शेलिंग हुई है, उनका बहुत नुकसान हुआ है, और दूसरी तरफ उनका ये दुख है कि जो रहनुमा जो ये दावा करते थे कि वो हर मुश्किल में उनके साथ हैं, और आज वही लोगों ने उनको अकेला छोड़ दिया है, इसलिए कि उन्होंने वोट जो है वो नहीं डाले हैं। शाहपुर की आवाम का ये कहना है कि हमने वोट जो है अपने एमएलए को नहीं डाले, और शायद यही वजह है कि शाहपुर के बाकी हिस्सों में जो है वो विजिट किया गया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाया। देखिए साइमा जी, जो 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कयामत खासकर हम पुंछ के लोगों ने देखी है, शायद जब तक हम जिंदा हैं तब तक इसके असरात हमारे जहनों से और दिलों से कभी भी नहीं जा सकते। पुंछ का ऐसा कोई इलाका नहीं है, चाहे वो सावजिया गगड़ियाँ हो, चाहे वो लोरन हो, चाहे वो लोयल बेला हो, चिखड़ी हो, चाहे वो शाहपुर हो, इस्लामाबाद हो, दिगवार हो, सलोत्री हो, भैंच हो, खनेतर हो, सुरनकोट हो, जितना इस बार की शेलिंग ने का जो पुंछ में नुकसान हुआ है और जो लोगों ने झेला है, तो मेरी आंखों ने वो मंज़र देखा कि जिस दिन रात को शेलिंग शुरू हुई और जिस तरीके से लोग यहाँ से हिजरत कर रहे थे, भाग रहे थे, बच्चों को हाथों में लिया हुआ, सर पे गडड़ियाँ उठाई हुई, कहीं पे कुछ नहीं, सिर्फ यही एक नफ्सो नफ्सी का आलम था यहाँ पे।
और मेरा खुदा करे कि ज़िंदगी में हम जब तक ज़िंदा हैं तब तक हम वैसे मंज़र जो हैं वो ना देखें। शेलिंग से यहाँ पे बहुत जानें भी हमारी गईं, दूर दराज के गांव में हमारे जब शेलिंग होती है तो फिर वो नहीं देखती है कि मुझे सरदार पे गिरना है, मुझे मुसलमान पे जाके गिरना है या हिंदू पे जाके गिरना है। सब मज़हबों के लोगों ने इस बार पुंछ में जो है वो अपनी जानें गंवाई हैं, और वो जो जानें गंवाई गईं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस शेलिंग की वजह से हुई हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टीज़ के डैमेज हुए हैं, मैं कहता हूँ कि आज भी जब इन मंजर को हम जाके देखते हैं तो दिल दहल जाता है। नफ्सो नफ्सी के आपने बात की कि नफ्सो नफ्सी का आलम था, लेकिन उसी नफ्सो नफ्सी के आलम में हमने ये भी देखा कि कुछ लोग जो थे वो वॉलंटरली जाके लोगों की मदद कर रहे थे, जिसमें एक नाम आता है प्रदीप शर्मा जी का। उन्होंने अपनी तस्वीर भी देखी होगी कि जब कारी मोहम्मद इकबाल ज़ख्मी हुए तो उन्हें अस्पताल ले जाने वाले वही थे। और जब पुंछ के अंदर शेलिंग हो रही थी, राजौरी उस वक्त बचा हुआ था जब 1-2 दिन पुंछ के अंदर लगातार शेलिंग हो रही थी, और राजौरी के जो लोग थे वो मदद कर रहे थे लगातार। वो वॉलंटरली खड़े हुए, उन्होंने मदद की लोगों को इवैक्यूएट करवाने में। लेकिन वहीं पर जो हमारी पुंछ की लीडरशिप थी वो गायब थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी वो गायब थी। किसी भी लीडर को हमने बाहर नहीं देखा, हालांकि उनमें आप भी आते हैं, आपको भी नहीं देखा गया कि उस नफ्सो नफ्सी के आलम में आप भी लोगों की तरह भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। लेकिन कुछ लोग तब भी थे बाहर जो लोगों को इवैक्यूएट करवा रहे थे, जो लोगों की जानें बचाने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जिम्मेदारी सिर्फ लीडरों की नहीं हो जाती, ये जिम्मेदारी सबकी बनती है कि उस वक़्त एक दूसरे से की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के सामने आएं। लेकिन मुझसे गलती, मैं नहीं कहता कि मैंने कुछ किया, मेरा पहला फ़र्ज़ मेरे परिवार को बचाना था। मेरे घर में मुझ पे भी जिम्मेदारियां हैं, मेरे मोहल्ले वालों को बचाना है, फिर मेरे शहर वालों को बचाना है। एक शख्स अकेला जब निकल के सामने आता है और दूसरे लोगों को हिम्मत देता है, तो मैं आपसे ये बताऊं कि रात के 1:44 से लेकर दूसरी रात तक एक पलक या एक पानी की घूंट जो है वो मेरे गले से नीचे नहीं उतरी। गलती ये हो गई कि मैं अपने फेसबुक से लाइव नहीं गया। मुझे उस वक़्त इस चीज़ का एहसास रखना चाहिए था कि मुझे जो ये लोगों के बीच में हूँ या किसी की भी कोई मदद कर रहा हूँ, मैंने किसी की कोई मदद नहीं की, ना ही मेरी इतनी कोई है कि उस वक़्त कर पाता। लेकिन फिर भी जिस वक़्त भी जहाँ से मुझे लगा कि मेरी गाड़ी की ज़रूरत है, उसमें से कुछ बंदों को बिठा के या कुछ भी, मुझसे गलती ये हुई या मुझे लगता है कि जो बाकी लोग भी मदद कर रहे थे वो अपने फेसबुक से लाइव नहीं गए। और जो लीडर फेसबुक से लाइव गए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर हो, आप उनके पेजेस पे जाके देखें। मैं हैरान होता हूं कि मदद करने के वक्त इतना टाइम किस लीडर के पास या किस रहनुमा के पास होता है कि वो हमें तो कोई नहीं दिखे ना। वो जो लीडर थे वो कहीं पर छुपे हुए थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो यहाँ पर नहीं थी, वो भी शायद कहीं सुरनकोट वाली साइड थे। देखिए, मैं भी उस वक्त बात करूं जब सुबह शेलिंग हुई, तो मैं आपको हकीकत बताता हूं कि मेरी डीएसपी हेडक्वार्टर नीरज से बात हुई, यहाँ पे तहसीलदार से मेरी बात हुई। मेरा जहाँ तक जिस वक्त ये शेलिंग शुरू हुई, जिस वक्त हमारा अकरम का जनाजा हुआ, उसके बाद मेरे को मैंने फ़ोन किया उनको, जब मैं एम्बुलेंस के लिए बात की, मैंने बीएमओ से बात की। ये लोग, मैं उनकी तारीफ़ नहीं करूँगा या कुछ नहीं करूँगा, जो मेरी बात होती थी, पुलिस, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने डीआईजी साहब से बात की, मैंने एसएसपी साहब, जिस पुलिस ऑफिसर से मैंने बात की, उन्होंने यही बोला है कि सर हम अपना काम जो है वो कर रहे हैं। मैंने तहसीलदार अज़हर से बात की, मैंने कहा अज़हर फ़लानी जगह जनाजे हो गए, फ़लानी जगह एम्बुलेंस चाहिए। और वहाँ पे उस वक़्त भी जो ड्राइवर थे एम्बुलेंसेस के, वो भी इंसान थे, लेकिन वो जिस तरीके से जिस टाइम तक मैं कहूँ कि होश आता गया या उन्होंने अपने आप को संभाला और संभाल के निकलने लगे, तो उन लोगों ने वहाँ पे काम शुरू किया।
हाँ, डीसी साहब कहाँ थे उस वक़्त, मेरी उनसे बात नहीं हुई, मैंने उनको फ़ोन नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि जो मुलाज़म काम करने वाले हैं वो वही हैं ग्राउंड ज़ीरो पे जो यहाँ के मुलाज़म हैं। जैसे एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, तो अब एम्बुलेंस जाके डिविजनल कमिश्नर साहब को तो मैं बोल नहीं पाऊँगा कि आप आके एम्बुलेंस ले जाइए या आप कुछ भी कर दीजिए। तो लेकिन हाँ, जो सच है वो मैं वही करूँगा कि मैंने उस वक़्त जिन 4-5 ऑफिसर्स को फ़ोन किए या जिनके राब्ते में मैं था, तो उन्होंने मुझसे यही चीज़ बोली कि रियाज साहब वी आर ऑन टोज, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो जनाजे उन्होंने वहाँ से जाके उठाए। अकरम का जनाजा जो है वहाँ से डीएसपी जो हमारे हेडक्वार्टर के नीरज में मेरे सामने जाके उन्होंने जाके गाड़ी में उठा के लाया, और जिस वक्त वो जनाजा उठा रहे थे वहाँ से उसी टाइम वहाँ पे दूसरा ब्लास्ट हुआ। मैंने आपसे कहा ना कि हर आदमी जिसको जिस वक्त मौका मिला या वो अपने आप को संभाला, उसने उस संभालने के बाद वो किसी भी दर्जे का मुलाजिम था, चाहे वो डॉक्टर्स थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, या जो भी इंडिविजुअली, मैं कहूँगा कि हर उस शख्स ने बाहर आके दूसरे लोगों की मदद करना शुरू की। जहाँ तक लोगों के जाने का सवाल है, गाड़ियों का है, तो मैंने वही कहा कि मेरी समझ ये कहती है, मैं ये समझता हूँ कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। किसी के लिए भी ये चीज़ थी बिल्कुल एकदम ऑल ऑफ सडन थी, और ऑल ऑफ सडन में संभलने का, करने का, या तो ये समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि हालात एकदम से बिगड़ जाएंगे। मुझे लगता है किसी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा जो है कि वो नहीं था यहाँ पे, कि ऑल ऑफ सडन यहाँ पे जो शेलिंग या बम्बारमेंट जो है वो उस रात को शुरू होगी। अच्छा, ये तो हुई बात कि बम्बारमेंट हुई, उसके बाद लोगों में अफरा तफरी देखी गई और लोगों की शिकायत है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जब हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था तब वो नहीं थी। हमें ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो मुश्किलात हुई जब लोग भाग रहे थे, नकल मकानी कर रहे थे, और देखा गया कि लोग यहाँ से कलाई तक या उससे आगे लसाना तक पैदल चल रहे थे, लोरन तक पैदल जाते देखा है। पैदल जाते रहे। तो क्या जब शेलिंग रुक गई उस वक्त भी इंतजामात नहीं हो सकते थे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि शेलिंग रुकने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ पे आ जाना चाहिए था कि जो लोग हिजरत कर रहे हैं उनके लिए गाड़ियों को मुहैया करवाया जाए, लेकिन गाड़ियाँ मुहैया नहीं हुई। और लोकल लोगों ने, मतलब मैं अपनी गाड़ी की बात करूं कि मेरी अपनी गाड़ी में मंडी से लोरन या यहाँ से पुल तक लोगों को जाके जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ती रही वो गाड़ी वहाँ गई, और इसी तरह जो बाकी लोकल थे वहाँ पे, किसी की मारुति थी, किसी की कोई भी गाड़ी थी, उन्होंने उन गाड़ियों में जाके उन लोगों को उन ठिकानों पे छोड़ा। टाटा मोबाइल्स में फैमिलीज़ गई हैं, बच्चे गए हैं, मेरी आंखों ने खुद देखा है। लेकिन मैंने वही कहा ना कि इंतज़ामात या इन सब चीज़ों को एक इंसानी ताकत उसी वक्त कर सकती है जब वो उनको एंटीसिपेट कर सकता है। जब सडन चीज़ें हो जाएं और सडन इस तरीके से हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग निकलने लगें, तो मैंने आपसे कहा ना कि संभालना सिचुएशन को बहुत जो है वो मुश्किल हो जाता है। डीसी साहब एक मीटिंग करते हैं पुंछ के अंदर, जब मॉक ड्रिल होने वाली थी उससे 1 या 2 दिन पहले मैं भी उस मीटिंग में आप थे, जब ये बात हो रही थी कि एलओसी के आसपास के जो इलाके हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होंगे, वो टारगेट उन पे किया जाएगा। लेकिन उनमें से एक शख्स ने ये सवाल भी किया कि अगर सिटी में ऐसे हालात बन जाते हैं तो सिटी के लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपने बात तो की एलओसी के लोगों को हम अकोमोडेट करेंगे सिटी के अंदर, अगर सिटी में ऐसा हो जाता है तो तब क्या होता? क्या ये इशारा नहीं था लोगों की तरफ से भी, ये जहन में उठ रहा था? क्योंकि ये वो दौर नहीं है, ये 1971 की जो जंग है वो है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी बहुत है, एडवांस है, जमाना चल रहा है। लेकिन क्या ये जहन में नहीं था कि शहर के अंदर भी इस तरीके की सूरत हाल जो है वो हो सकती थी और लोगों को पहले आगाह कर दिया जाता, या एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पर तैयार रहती? मेरी हॉस्पिटल में हमें जराए से पता चला कि हॉस्पिटल में इंतजामात नहीं थे। हॉस्पिटल में जो नर्सिस थी, सिस्टर्स थी, वो कॉरिडोर में अपने घर से गद्दे लाकर सो रही थी और इतनी डेडिकेटेड थी, वो ये कह रही थी कि अगर हम घर चली जाएंगी, कैजुअलिटीज होती हैं, इंजरीज के कोई केसेस आते हैं, तो हम उन लोगों को सर्व नहीं कर पाएंगे, हम उन लोगों को देख नहीं पाएंगे। जहां एक तरफ इतनी डेडिकेशन एक नर्स दिखा रही है, क्या उस तरीके का पेन वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ले सकती थी? नर्स भी एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक पार्ट है। लेकिन मेरी बात सुने, हॉस्पिटल के अंदर इंतजामात नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स नहीं है, सुपरिटेंडेंट जो है वो अटैच कर दी जाती है। ठीक,
उसी दिन जब शेलिंग हो रही है और जो चार्ज है वो एक जो एनेस्थीशियन है उसको दिया जाता है। क्या ये नालायकी नहीं है, या उनको अंदाजा था कि इस तरीके के हालात होने वाले हैं? ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही फर्ज है ना कि चलो आपको पहले दिन पता नहीं है, आप नहीं जानते कि क्या ऑल ऑफ सडन सब हुआ, लेकिन उसके बाद शेलिंग रुकने के बाद क्या अस्पताल में इंतजामात नहीं होने चाहिए थे? एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव नहीं हो जाना चाहिए था? एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं था कि एम्बुलेंसेज उन अफेक्टेड एरियाज में भेजी जाए या शहर के अंदर? और ऊपर से सितम जरीफी ये कि पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सायरन कहीं नहीं बजा लोगों को अलर्ट करने के लिए। 3-4 दिन अगर लगातार शेलिंग हो रही है, सायरन कहीं नहीं है। बिल्कुल ये ड्रॉबैक्स रहे। मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा था कि सलाम है उन सब नर्स बहनों को, वो जो मेडिकल असिस्टेंट्स वहाँ पे थे, जितना भी हम ये कहते हैं ना कि वो आदमी जिसको काम एग्जीक्यूट करना है, हमारे डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को, इतने कम हमारे पास चीज़ें मुहैया होने के बावजूद भी उन लोगों ने अपनी हमदर्दी से, लोकल होने के नाते वो काम किए हैं कि अगर इस काम करने में हमारे पास यहाँ पे वेंटिलेटर्स या बाकी चीज़ें भी होती ना तो नहीं कर सकते थे कि जितना काम इस वक्त हमारी नर्स बहनों ने किया है। जितने हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, आज से नहीं तकरीबन 4.5 साल हो गए मेरे को भी डीडीसी बने हुए। डीडीसी बनने के पहली बार हम जाके से लेके इस वक्त तक हम रोते रहे जाके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि हमारे हॉस्पिटल जो है इसको फुली इक्विप किया जाए, ताकि यहाँ से जम्मू दूर है, यहाँ से ज़ख्मियों को, मरीज़ों को ले जाने में पूरा एक दिन लगता है। लेकिन उस पर भी मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जिस वक्त एलजी साहब यहाँ आए थे, जब एलजी साहब यहाँ आए उसी दिन एक हादसा यहाँ पे सावजिया में हो गया था और हाफजा वहाँ पे उस वक्त 8 लोगों की जो है वो जान हलाक हुई थी। उस वक्त भी हमने ये कहा था, उस वक्त के एक रिप्रेजेंटेशन में जो हमने किया था उस वक्त लिख के, ये मैं अपनी बड़े वसूख से कहता हूँ कि हमने एलजी साहब को दिया था। उस एलजी साहब के उस फॉलो करने के बाद जो काम जिसने किया है, जिसने मदद की है या जिसने इनिशिएटिव लिया है, मुझे कोई भी उसमें संकोच नहीं रहेगा कि मैं वो उनकी बात सामने ना लाऊं। 50 बेडेड हॉस्पिटल हमें यहाँ पे मिला जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो हमारे पास इंफ्रा ऑलरेडी है उस इंफ्रा को और बेहतर हम कर सकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती थी। हर बोर्ड मीटिंग में, हर कौंसिल मीटिंग में मेरा यही रोना रहता था कि हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे हॉस्पिटल को इक्विप करने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में चीज़ें मुहैया कराने की ज़रूरत है, हमारे एक्सरे की मशीनें हों, वेंटिलेटर्स हों, ये सब हों। करते रह गए, करते 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 आज ये नौबत आई है कि हमारे डॉक्टर्स की या जो लोकल लोग यहाँ पे रहते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एक लोकल डॉक्टर हो, यहाँ पे आप यहाँ पे सर्व कर रहे हो, आपका घर भी है, तो यहीं से आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं, नहीं जी ये लोकल है, इसको 10 साल यहाँ पे हो गए, इसको 15 साल यहाँ पे हो गए। अरे पुंछ दूर है। मैं कह रहा था कि जम्मू से डॉक्टर्स यहाँ आते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स के रहने के लिए क्वार्टर्स बनाए जाएं ताकि वो भी आके एक रात को यहाँ पे रह सके। लेकिन हाँ, बिल्कुल ड्रॉबैक्स हुए हैं। हम इन चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत, यूडी एडमिनिस्ट्रेशन या इस वक्त जो हमारी हुकूमत है, हम इन चीज़ों पे, क्योंकि ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत की नज़र में अभी ये नहीं कि आज आई हैं, हर वक्त पे हमने ये आवाज़ उठाई कि हमारी इन चीज़ों को किया जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ पे अभी भी वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो हम उनको लैक करते हैं। अच्छा, जब हम एलओसी के इलाकों की बात करते हैं, वहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने अभी तक विज़िट किया है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाके में कवर कर पाऊँ, लेकिन मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कि मैं ऐसे इलाके में जाऊँ जहाँ पर हालिया में ही शेलिंग हुई है और वहाँ से लोगों के साथ जाकर उनका दुख सुख साझा करूँ या उनकी बात जो है आगे तक पहुँचाऊँ। लेकिन मैंने देखा है कि बंकर्स जो हैं या तो हैं ही नहीं है, अगर हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि वहाँ पर लोग रह सके। कुछ की कंस्ट्रक्शन चल रही है 2-3 साल से, उसमें जो मटेरियल जितना लगना चाहिए वो उसमें है नहीं है। मतलब आप एक तरफ से कोशिश ये भी कर रहे हैं कि एक तरफ से ये है कि जंग की तैयारी भी आप कर रहे हैं,
अब अगर हम ये भी कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं था, ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि मॉक ड्रिल का जो प्रोसेस था वो भी शुरू होने वाला था शेलिंग से दूसरे दिन 4 बजे के करीब, और वहीं पर हॉस्पिटल के ऊपर रेड क्रॉस क्रिसेंट भी लगा दिया गया था, जो कि एक निशानी है, सिंबल है। इसका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसका अंदाजा था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को इग्नोर किया गया, लोगों की जानों की परवाह नहीं की, उसके इमलाक की परवाह नहीं की गई। जिस मीटिंग का आपने अभी जिक्र किया, उस मीटिंग में मैंने कहा मैं भी था, और वो जिस आप एक शख्स का जिक्र कर रहे हैं, वो एक शख्स मैं ही था वहाँ पे जिसने इस चीज़ को बोला था कि डिप्टी साहब आप हमारे गार्डियन हैं, और एसपी एसएसपी साहब आप हमारे इस वक्त कप्तान हैं। जिस तरीके से आप हमें ड्राइव करेंगे, हम एज अ टीम इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जो भी ये माहौल है, 10 दिन में हो, 5 दिन में हो, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी तैयारी चल रही है, और जिसकी वजह में हम यहाँ पे बैठे हम भी एंटिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन उसमें हमारी सजेशंस ये हैं कि वो लोग जिन्होंने पहले जंगें लड़ी हैं और जिन्होंने देखा है कि जंग में क्या होता है, मेरी नस्ल ने, मेरी एज ग्रुप ने कोई नहीं देखी है, लेकिन फिर भी हमने उनको ये कहा था कि खासकर औरतों और बच्चों को पहले ही सेफ जगह पे रख दिया जाए, ताकि उस वक़्त खुदा ना खास्ता कोई चीज़ जो हो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और हम इस चीज़ को कंट्रोल ना कर पाएँ, वो हमारे लिए दिक्कत वाली बात हुई। 2 दिन के बाद सायरन की बात आती है, मॉक ड्रिल की बात आती है। तो मॉक ड्रिल जिसके दूसरे दिन होना था, उससे पहले वाले दिन ही ये सब चीज़ें रात को शुरू हो गई। तो आप कहते हो कि सायरन नहीं बजा उस वक़्त जो सायरन चल रहे थे, मैं कहता हूँ कि मैंने वो सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। रात 1 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक जो हालत, जो साई बनी हुई थी यहाँ पे लोगों की, मैंने कहा अल्लाह वो मंजर दोबारा कभी ना दिखाए। बंकर्स के बाद फिर से रह गए। बंकर्स जितने बने, बंकर्स बहुत जगह पे बने, लेकिन वो बॉर्डर एरियाज में ही बने। जहाँ पे नहीं बने वहाँ पे मटेरियल आई। इसके लिए भी हमने बोला, उस वक़्त यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हमारे थे, पहले राहुल यादव जी थे और उसके बाद इंद्रजीत जी आए, और हमने उनको बोला कि ये बंकर्स का जो मामला है, इसमें भी कुछ पेमेंट्स का मसला है और कुछ ठेकेदारों ने वहाँ पे जाके उनकी क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं बनाई। आप इसकी इंक्वायरी करें, और इंक्वायरी करके कम से कम जो बॉर्डर्स के बंकर्स बने हुए हैं उन बंकर्स को उस तरीके से बना दिया जाए ताकि कम्युनिटीज़ आके वहाँ पे रुक पाएँ। ऑन रिकॉर्ड ये मेरी चीज़ें मेरी कौंसल्स की मीटिंग्स में और मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में रिकॉर्ड हैं कि इन सब चीज़ों के लिए वक्तन फ़क्तन हम लोग पहले भी यहाँ पे बात करते रहे हैं। जहाँ तक अब ये है कि बॉर्डर एरियाज़ के बाहर के बंकर्स की बात है, तो यही चीज़ है कि अब तो मुझे लगता है कि हर मोहल्ले में 2-2, 3-3 कम्युनिटी बंकर्स सिटी के अंदर होने चाहिए। जहाँ पे बॉर्डर्स की डायरेक्ट शेलिंग्स है, बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो हर घर के पास एक बंकर होना चाहिए जहाँ पे उस वक़्त जाके वो किया जाए। और जो बंकर्स अब बनेंगे, मेरी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उससे भी, और हमारी जो मुल्क की सरकार है उससे भी ये गुजारिश रहेगी कि इसमें एक ऐसी टीम को बिठाया जाए, एक ऐसी टीम को ये कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएं जहाँ पे बनने के टाइम उन बंकर्स की क्वालिटीज़ और उनके अंदर मिलने वाली फैसिलिटीज़ जो हैं उनका पहले से ही ध्यान रखा जाए। एक आखिरी बात मैं करूँगी। आखिरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शाम के 8 बजे लोगों से खिताब करते हैं। 22 मिनट की उनकी स्पीच में कहीं पर भी जम्मू कश्मीर का नाम नहीं है, और जम्मू कश्मीर के जो इलाके इफ़ेक्टेड हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम पुंछ की बात करते हैं 18 मौतें हो गई हैं, 50 से ज़्यादा या हम 60 मान लें कि ज़ख्मी हुए हैं, उसके बाद इमलाक का जो नुकसान हुआ है, कहीं पर भी इस चीज़ का जिक्र नहीं था। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में खिताए पीर पंजाल को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, इस बार भी पुंछ राजौरी को नज़रअंदाज किया गया है। क्या कहेंगे? इसको नज़रअंदाजी नहीं कहते। ये पुंछ इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र और कानों में आ चुका है। सुन लिया है दुनिया ने इस पुंछ के बारे में कि पुंछ में जो शेलिंग हुई, पुंछ में इतने लोगों की जान गई, और जो भी डायरेक्ट इस बार अफेक्टेड एरिया है वो हमारा पुंछ का रहा है। इसी पुंछ की 18 जानों की वजह से सीज़ फायर भी होता है, इंटरनेशनल मुल्कों की इंटरवेंशन भी होती है, और
दुनिया के हर मुल्क के जो लीडर्स हैं वो इस चीज़ को कंडेम्ड करते हैं और इस चीज़ का नाम लेते हैं। और बदकिस्मती हमारे लिए आज भी यही है कि प्रधानमंत्री जी के उस खिताब में कहीं पे भी पुंछ के उन लोगों का जिक्र नहीं आया जिन्होंने ये कुर्बानियाँ दी, या यहाँ पे शेलिंग का नाम के पुंछ के लोग जो इस वक्त अफेक्टेड हैं, मरकज़ी सरकार उनके साथ है, हम किसी पीएम पैकेज का अनाउंसमेंट करते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। ये चीज़ जो है इसको बानिस्बत इसके कि ये जाके हमारे को इंडोर्स किया जाए कि पुंछ के लोगों के साथ ये हुआ है, उसका सिला हमें ये मिलता है कि हमारे ही एक कारी साहब की इस शेलिंग में जान हलाक होती है और अभी उनकी कब्र की मिट्टी जो है वो सूखी भी नहीं होती है, उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट बना के इंडिया मीडिया जो है वो प्रेजेंट कर देती है। तो इससे बदकिस्मती हमारे लिए अब, और मैं क्या बोलूँगा कि हमें रिलीफ दिया जाए या हमें, यानी कि पुंछ के लोगों की जिंदगियां मायने बिल्कुल नहीं रखती हैं। कहाँ रखती हैं, कहाँ रखती है? जिंदगियां मायने रखती होती तो यहाँ पे बाहर से जहाँ पे भी कहीं होती है, श्रीनगर में आज राजनाथ सिंह जी गए तो पुंछ में भी आ सकते थे, इन फैमिली से मिल सकते थे, किसी पीएम पैकेज का अनाउंस कर सकते थे। तिनका तिनका जोड़ के, सदियां जोड़ के लोग अपना घर बनाते हैं, अपना आशियाना बनाते हैं, लोन लेके बनाते हैं, उधार लेके, कर्ज लेके बनाते हैं। तो वो यहाँ पे भी आज एक हफ्ते के बाद मरकज़ी सरकार की तरफ से यहाँ कोई नहीं आया। सीएम साहब यहाँ पे आए, बात हुई, वो भी चंद जगहों पर गए, सिलेक्टेड लोगों से मिले, या जो खबरों में थे लोग जिनकी कैजुअलिटी हुई या कुछ ऐसे। और एक नाम जो मैंने उस पर स्टोरी भी की है, मरियम खातून 5 साला बच्ची है, उसको मतलब सिरे से नज़रअंदाज किया गया है क्योंकि उस बच्ची का जिक्र कहीं पे भी नहीं हुआ। और कोई भी हमारा सियासतदान, चाहे उसमें सीएम हो या कांग्रेस के जेकेपीसीसी सदर तारिक हमीद कर्रा हो जो पुंछ में रहे हैं, देखना बंद तो नहीं हो गया, तारिक हमीद कर्रा हो या जिस तरीके से डेलीगेशन एक पूरा, हाँ, जो कांग्रेस के लीडरान आए हैं वो उन इलाकों में गए हैं जो कि सिर्फ सुर्खियां बने हुए थे, या जिन लोगों का ज़्यादा मीडिया में आया है नाम कैजुअलिटीज़ पर, या जो हम कहें कि जो ज़ख्मी हुए हैं उनके पास गए हैं, या वो लोग जिनके घरों का नुकसान हुआ है, इमलाक का नुकसान हुआ है और मीडिया पे वो आए हैं, या उनकी रील्स चली हैं या वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हुई हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। शाहपुर, अभी तक तो मैं शाहपुर के इलाके में गई हूँ, एलओसी के करीब, वहां पर नहीं जा पाए हैं। वो बच्ची 5 साला जो है उसके घर पर अभी तक कोई नहीं गया है। तो ये जो है लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं कि क्या हम अपने, चलो जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो तो हमें इग्नोर कर रही है, लेकिन जो हमारे लोग हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जिन्हें हमने वोट दिया है, वही हमें अगर इग्नोर करेंगे तो उनका कौन है, सहारा कौन है? जब आप एक के घर जाओ और दूसरे के घर ना जाओ अपने वक्त की वजह से या अपनी मसरूफियत की वजह से, तो जिसके घर नहीं पहुंचो उसको, उसका दुख जो है वो 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। एक तो ये कि उसके घर में हादसा हुआ है, और दूसरा ये है कि उनके घर पे उनको दुख बांटने के लिए कोई पहुंचा भी नहीं है। तो जिस तरह आपने ये कहा कि सीएम साहब यहाँ आए थे, कुछ सिलेक्टिव जगह पे गए, तो मेरी समझ, मेरी सोच ये कहती है कि उनको यहाँ पे वक्त निकाल के आना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ और डैमेजेस जो हुए हैं वो पुंछ में हुए हैं। उनको वक्त निकाल के 2 दिन का आना चाहिए था, उनको एक पूरा प्लान बना के हर जगह जाके चीज़ों का मुआयना करना चाहिए था। मैं कहता हूँ कि नहीं मिले कल को किसी को कुछ भी, लेकिन कम से कम दुख की इस घड़ी में हमारे साथ खड़े होके, उन लोगों के साथ खड़े होके सामने आते तो चीज़ें बेहतर होती। क्योंकि ये कोई बोर्ड मीटिंग नहीं थी, ये कोई कौंसिल की मीटिंग नहीं थी, या ये किसी प्लानिंग, ये इस वक्त इस मुसीबत के वक्त पे जो पुंछ पे गुजरा है, तो मेरी समझ यही कहती है कि उमर साहब को यहाँ पे 2-3 दिन का वक्त निकाल के आना चाहिए था, जहाँ पे वो हर घर में जाते, हर घर का दुख दर्द देखते और चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट भी करते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया
ये थे हमारे साथ रियाज नाज। पुंछ के लोगों की शिकायत बहुत है कि ऑपरेशन सिंदूर तो आप कह रहे हैं कि हम कामयाब हो गए, लेकिन जो पुंछ के लोगों के साथ हुआ है उसकी तलाफी कहीं नहीं है। लीडरशिप जो है, मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, वो तो इग्नोर कर रही है, लेकिन जो यहाँ के हमारे पुंछ के या राजौरी के लीडरान हैं वो भी उन इलाकों में नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पर जाना बेहद जरूरी था, जहां पर लोगों की इस वक्त आपको जरूरत थी। तो ऐसे में अब लोग जो है उनके दिन ब दिन शको शुबात या इस तरीके की बातें जो है वो बढ़ रही हैं। लोग अभी घरों में वापस भी नहीं आ रहे हैं, उनको अभी भी इस बात का यकीन नहीं है कि सीज फायर तो आपने कर दिया, लेकिन उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि पाकिस्तान दोबारा से शेलिंग नहीं करेगा, पाकिस्तान की जानिब से दोबारा अटैक नहीं होगा, लोगों की जानें जो है वो खतरे में नहीं है। तो लोगों का ये दुख है, रंज है कि हमारा गम भी हमारा है और तुम्हारा गम भी हमारा है। यानी कि एक तरफ हम आपका गम मना रहे हैं, लेकिन हमारा गम हम खुद ही बना रहे हैं, हमारे लिए कोई भी मरहम जो है वो नहीं है।